मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि गति और दूरी का माप। जानेंगे मोशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, अलग अलग तरीके की डिफिनेशंस को जानेंगे, मेजरमेंट करना सीखेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें किसी चीज़ को मेज़र करने की वो सीखेंगे। तो जो चैप्टर की शुरुआत होती है, गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है, बच्चे आके बैठे हुए हैं क्लास में, अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैं गांव गया था, ट्रेन से गया था, कोई कह रहा है मैं बस से गया था, कोई कह रहा था मुझे कोई सवारी नहीं मिली इसलिए मैंने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया, कोई कह रहा है एरोप्लेन से गया था, कोई कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया है, गर्मी भर अपनी अंकल की बोट पर बैठ के मछली मारी है। तो ये सब बातें क्यों हो रही हैं? हमें बताने के लिए कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो आया उसके पीछे की कहानी क्या है। एंशियंट टाइम में जब लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था तो या तो पैदल चलते थे और या अपने ऊपर बोझा लाद लेते थे। फिर कुछ दिन बाद एनिमल जान पाए कि ये जानवरों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई पेड़ रहा होगा, वो पानी में गिर गया होगा और वो तैरने लगा होगा, तो लोगों ने समझा कि लकड़ी पानी पे तैरती है, इसकी बोट बनाना शुरू हो गई। पहले छाल का इस्तेमाल किया, जो गोल वाली छाल होती थी पेड़ की, उसको ऐसे ही रख के उसके ऊपर बैठ जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, फिर स्ट्रीमलाइन शेप की बोट बनने लगी। स्ट्रीमलाइन शेप मैंने पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में, कुछ इस तरीके से होती है जैसे मछली की होती है, आगे से पतली, पीछे से पतली, बीच से मोटी, इसी को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। इसे पानी काटने में आसानी होती है, नाव दूर तक जा सकती है और बिना कम मेहनत के जा सकती है। फिर पहिए का आविष्कार हुआ धीरे धीरे। पहले जो है पहिया पत्थर की बनती थी, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, लकड़ी की बनने लगी, मेटल की बनने लगी, फिर उसके बाद आपका एलॉय आ गया, इस टाइम एलॉय चल रहा है। तो ऐसे एवोल्यूशंस होते गए और ये ट्रांसपोर्ट हमारी ज़िंदगी में आता गया। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इसने हमारे काम को आसान कर दिया। और यहाँ तक कि 19th सेंचुरी से पहले तक के लोग यही इस्तेमाल करते थे। एनिमल हो गया, बोट हो गया, शिप हो गया, यही एक ट्रांसपोर्ट का मीन था उनका। उसके बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन आ गया हमारे पास, भाप वाला इंजन। फिर इसने नया ट्रांसपोर्ट ईजाद कर दिया, रेल रोड्स। अब पटरियाँ बिछने लगी भाई, पटरी के ऊपर भाप वाला इंजन दौड़ने लगा। और फिर उसके ऊपर जो है मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, यानी कि कैरेज और वैगन्स दोनों लगने लगे। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल भी हमारे पास आ गया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटर कार आ गई, ट्रक आ गया, बसेज आ गई। यहाँ तक कि 1900 जब सेंचुरी शुरुआत हुई इसकी, 10-15 साल के अंदर हमारे पास एरोप्लेन आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक, अब क्या हो गया है, जो 20th सेंचुरी है चल रही है, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन है हमारे पास, मोनो रेल है, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो वहाँ पे आप टोकन लेके बैठते हैं मेट्रोज़ में, वो मोनो रेल हो गई। सुपरसोनिक एरोप्लेन हो गए, स्पेस क्राफ्ट हो गए, अब स्पेस में ट्रैवल करने लगे हैं भाई। ये बातें चली रही थी कि कोई इंसिडेंट हो गया क्लास में। इंसिडेंट क्या हुआ, दो बच्चे बैठे थे, एक भूजो और एक पहेली, वो दोनों आपस में लड़ने लगे जगह को लेके अपनी सीट के ऊपर। कोई कह रहा था तुम मेरी जगह में अपना सामान रखे हो, कोई कह रहा था तुम मेरी जगह में अपना सामान रखे हो। तो ये जगह कैसे निर्धारित की जाए, ये किसकी क्या जगह है। अच्छा, हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते करते एकदम से यहाँ कैसे कूद पड़े? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें समझाने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी दूर चलने के लिए हमें कौन से साधन की ज़रूरत होगी, कब हमें साइकिल की ज़रूरत होगी, कब हमें बैलगाड़ी की ज़रूरत होगी, कब हमें बस की, कब ट्रेन की, कब हवाई जहाज़ की, हमें कैसे पता चलेगा और लोग कैसे जान जाते हैं। ये पहेली के मन में सवाल आ रहा है, ये वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारी किताब की। फिर क्या हुआ, मैम ने एक निवारण निकाला कि भैया किसकी टेबल है ये। क्या, कि एक काम करो, जो भूजों के पास जो गुल्ली डंडा है उससे नाप लिया जाए। यहाँ एक डंडा रखा, यहाँ एक डंडा रखा, बीच में इतनी जगह फिर खाली रह गई, एक गिल्ली इधर रखी, एक गिल्ली इधर रखी और बीच से चौक से लाइन खींच दी। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, मार पिटाई। अगले दिन क्या हुआ, आया जी आई थी शाम को, उन्होंने गीले कपड़े से सीट पोछी और पता चला ये चौक मिट गई। अब अगले दिन फिर नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ, किसकी कितनी जगह थी। फिर क्या हुआ, अब वो गुल्ली डंडा तो शाम को खेलते वक्त भूजों ने तोड़ दिया था, नया गुल्ली डंडा लाया गया, उससे नापा जाने लगा। एक डंडा इधर रखा, एक डंडा इधर रखा, एक गुल्ली इधर, एक गुल्ली इधर, और पता क्या चला कि जगह ही नहीं बची है, बीच से अच्छे से डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है। भूजो कहने लगे कि मैडम ये इन्होंने सीट बदल दी है। क्या सीट नहीं बदली, तुम्हारा डंडा बदल गया है और ये बड़ा है पहले के मुकाबले से। अब दिक्कत आने लगी कि अब क्या किया जाए। तो एक सलाह दी गई कि आप एक काम करिए, एक धागा लीजिए और उसको इस टेबल को पूरा नाप लीजिए, मतलब यहाँ ए पॉइंट से शुरू करिए, ये इस पॉइंट से, और यहाँ तक बी पॉइंट तक नाप लीजिए। फिर क्या करिए, इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट को मिला दीजिए, मतलब दोनों के सिरे आपस में मिला दीजिए तो वो आधा हो जाएगा, और जहाँ पे आधा आ रहा है वहाँ से बीच से एक लाइन खींच दीजिए। तो कहा ये तो बढ़िया टर्म है मैम, इसके अलावा और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहा आप अपने जो है बिलांग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ खोल सकते हैं, अंगूठे और जो आपकी सबसे शॉर्ट वाली फिंगर है उसके बीच में जितनी दूरी है उससे आप माप कर सकते हैं। आप अपने फूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों के कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आज आज भी जो है, जब मैच की बच्चे पिच बांटते हैं
यानी पिच बनाते हैं तो उसमें जो है फूट का इस्तेमाल करते हैं कि इतने कदम चलेंगे तो ये हमारी फील्ड होगी। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनगढ़ंत यूनिट। अब यूनिट का टर्म आ गया एक समझाने के लिए। अब यूनिट क्या चीज़ है भाई? यूनिट को जानने से पहले समझ लीजिए कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं। मेजरमेंट मतलब होता है माप, किसी चीज़ को मापना। मापने में क्या रूल लागू होता है? हम ऐसी चीज़ को मापते हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, और उस चीज़ से मापते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया है। जैसे कि एक मीटर स्केल ले लीजिए आप। आपको पता है कि ये मीटर स्केल 1 मीटर की है, ठीक? आपने क्या किया, इसको यहाँ पे रखा, एक बार में इतना आई और दूसरी बार में इतना आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये 2 बार में आई है, मतलब 2 मीटर की लेंथ है इसकी मेज़ की। इससे पहले हमें नहीं पता था कि ये मेज़ कितने मीटर की है, और जैसे ही हमने इसको मीटर स्केल से नापा हमें पता चल गया कि ये 2 मीटर की है। तो यही होती है मेज़रमेंट। और जिसमें हम मापते हैं, मतलब जो चीज़ हमें पता होती है, वो होती है यूनिट। जैसे यहाँ पे कौन सी यूनिट काम कर रही है? मीटर की। हमने इसको मीटर में मापा, मीटर हम जानते थे कि 1 मीटर कितना है, इतना है, यही हमारी यूनिट हो गई। समझ में आई बात? यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है। अब यूनिट आप पढ़ ही रहे हैं तो आगे जो अगला पेज है ये सिर्फ यूनिट के ही बारे में बता रहा है। इस सिस्टम में बेसिकली क्या बताया जा रहा है, इस पूरे पेज पे ये अहमियत बताई जा रही है कि हमें कैसे पता चला कि हमको कौन सा साधन लेना है कहीं जाने के लिए। तो ये हमें ऐसे पता चला कि जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो कितनी लंबी चौड़ी है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमको कौन सा साधन लेना है। मान लीजिए कि आपको अपने चौराहे तक जाना है मैगी लेने के लिए, तो आप पैदल ही चले जाएंगे क्योंकि भाई डिस्टेंस कम है। और यहीं अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है तो उसके लिए आपको एरोप्लेन भी लग सकता है। आप मोटरसाइकिल से भी चाहें तो जा सकते हैं, कार से भी चाहें तो जा सकते हैं। तो किसी न किसी साधन की ज़रूरत होगी। कैसे पता चला? क्योंकि डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है। इसी को नापने के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस करी गई, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ऐसे ही आपके जो मीटर स्केल है इसकी बारे में बात कर लेते हैं। आप मार्केट में कपड़ा लेने गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक मीटर स्केल वो रखे हुए होते हैं। अगर वो 1 मीटर की है तो वो क्या कहते हैं, भैया आपको कितने मीटर कपड़ा लेना है? आपने बताया 4, तो उन्होंने 4 बार इसी स्केल से कपड़े को नापा, मतलब एक के बाद एक रख के, और 4 मीटर कपड़ा आपको काट के दे दिया। ये जो मीटर स्केल होती है इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये मीटर से छोटी इकाई होती है। अब क्या होगा, सेंटीमीटर को अगर आपको समझना है तो आप अपनी स्केल ले लीजिए जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, वो 15 सेंटीमीटर की स्केल आपके पास होगी। उस 15 सेंटीमीटर की स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी उसके अगर आप 10 खंड कर दीजिए तो जो एक खंड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मिलीमीटर। तो समझ में आया टर्म? 1 किलोमीटर में 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये आपकी यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स कौन सी हैं? यूनिट्स यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक। अच्छा, ये इसके पीछे का थोड़ा इतिहास भी जान लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें लोगों के पास पाया गया कि उनका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। मतलब जो उनके कंस्ट्रक्शन थे कि जैसे एक घर ये है, फिर उसके बगल में एक घर ये है, एकदम मपे तुले रहते थे। ये एक घर ये है, फिर एक घर ये है। इनकी रोड भी एकदम नपी हुई रहती थी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी। तो मतलब क्या है, ये मेजरमेंट का टर्म यहीं से हम लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आपके इजिप्ट में चले जाइए, इजिप्ट भी एक सिविलाइजेशन ही थी। यहाँ पे लोग क्यूबिट यूनिट का इस्तेमाल करते थे। क्यूबिट क्या होती थी? जो आपकी एल्बो थी, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, जो आपकी कोहनी थी, और वहाँ से जो आपकी जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है उसकी टिप, यानी कि सबसे बड़ी वाली उंगली से लेके आपकी कोहनी तक को एक यूनिट कहा जाता था, क्यूबिट। इसी से नापा जाता था जो छोटी छोटी चीज़ें थी। फूट का भी इस्तेमाल किया जाता था आपके। ये रीजन टू रीजन वेरी करता था। जहाँ आप चले जाइए, जैसे इजिप्ट में चले गए तो वहाँ कुछ अलग सिस्टम चल रहा है, इंडस वैली में आ गए यहाँ कुछ अलग सिस्टम चल रहा है। कभी कभी क्या होता था कि जो है, आज भी कई जगह पे जाइए तो एक हाथ में वो पकड़ लेंगे कपड़ा, एक मतलब चुटकी बना के, और दूसरे से अपने जो है ठुड्डी के पास यानी चिन के पास ला के देखेंगे और कहेंगे हाँ भाई हो गया कपड़ा। तो ये हर जगह कहीं मुट्ठी चल रही है, कहीं अंगुल चल रहा है, कहीं गारलैंड्स चल रहे हैं। तो ये सबसे तंग आकर जो, अब जो जाहिर सी बात है, जो इन सब में व्यापार करेगा तो उसको यूनिट अलग अलग नहीं चाहिए भाई, उसको एक ही यूनिट चाहिए कि जो हर जगह लोग मानते हो। वरना वो कैसे समझाएगा कि हम इसको अगर क्यूबिट में लेकर आए हैं, तो आपको वो कैसे समझाएगा कि गारलैंड में कितना हुआ। ठीक। तो इसके लिए जो फ्रेंच लोग थे वो एक मैट्रिक सिस्टम लेकर आए, मैट्रिक सिस्टम लेकर आए मेजरमेंट का 1790 में। ठीक। उसको क्या नाम दिया गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एसआई सिस्टम, जो हर जगह मानी जाएगी। और ये जो अभी हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये क्या है? लेंथ की जो है क्या नाम है, एसआई यूनिट है। ठीक। ये आप समझ लीजिए।
तो इसको जो है, जो लेंथ की एसआई यूनिट है, इसको मीटर कहा गया। फिर वो चाहे किलोमीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, ये सब एक ही चीज़ें हैं और इनको जो है एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट माना जाता है। ये समझ में आ गई बात। अब हम जानेंगे कि हमारा जो ये है मेज़रमेंट, ये कैसे की जाती है, सही तरीका क्या है नापने का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया, कहीं भी उठाया, नाप दिया। इसके लिए क्या करना है, ये देखिए 2 बॉक्सेस हैं और दोनों में नाप हो रही है। पहला वाला जो है ये सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? इसने पटरी सीधी पकड़ी हुई है और यहाँ पे देखिए पटरी टेढ़ी है। यहाँ पे आपको ज़रा सा गैप दिख रहा होगा, तो हमारी मेज़रमेंट गलत हो जाएगी, एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं आएगी हमारे पास। ठीक। दूसरा वाला क्या है, मान लीजिए कि आपकी स्केल टूट गई आगे से या किसी ने तोड़ दी, ज़ीरो इसका गायब कर दिया। जब भी नापते हैं तो यहाँ देखिए ये ज़ीरो है, यहीं से नापते हैं। अब अगर ये टूटी हुई स्केल से आप नापेंगे तो अगर कोई डिब्बा 15 सेंटीमीटर का है और आपकी 1 सेंटीमीटर टूट चुकी है पहले ही, तो आपके पास स्केल कितने सेंटीमीटर की है? 14 सेंटीमीटर की। लेकिन वो टूटी आगे से है तो लिखा आपके पास 15 ही होगा ना। आप उसको डिब्बे पे रखेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि 15 सेंटीमीटर, लेकिन शुरुआत का 1 सेंटीमीटर आपके पास टूट चुका है, तो आप उसको कितना मानेंगे? 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, स्केल कैसे रखनी है ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं कि देखना कैसे है नापते वक्त। नापते वक्त ये देखिए, ये दोनों लोग गलती कर रहे हैं। ये सही है बंदा, कैसे सही है? ये एकदम 90 डिग्री एंगल पे देख रहा है, सीधा एकदम देख रहा है स्केल को, और सीधा ही देखना चाहिए मापते वक्त। अगर आप आड़ा तिरछा देखेंगे तो गलत हो जाएगी। कभी घड़ी के पास जाइए और एकदम दीवार से चिपक के जहाँ पे वो टंगी हुई है उससे देखिए, अगर 12 बजे होंगे तो लगेगा आपको 11 बज रही हैं, और अगर 12 बज रहे होंगे और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो 1 बज रही होगी। तो ये आपके देखने का भी तो फ़र्क पड़ता है। अब ये तो देख रहा है सीधे सीधे, तो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये 7:30 है। इनको क्या नज़र आ रहा है? ये 7 है। इनको क्या नज़र आ रहा है? ये 9 है। तो अलग अलग मेज़रमेंट्स भी हो जाती हैं, लेकिन जो सही मेज़रमेंट है देखने का तरीका वो भी है। ठीक। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको एक कर्व्ड लाइन दे दी गई है, इसको नापना है। सीधा सीधा तो अभी तक हम लोगों ने नापा ही है, लेकिन टेढ़ी टेढ़ी लाइन कैसे नापेंगे? इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि कभी मार्केट में गए हुए हैं आप और पाइप खरीदने के लिए, पानी वाले पाइप खरीदने के लिए क्या होता है कि वो एक हाथ में पाइप पकड़ता है और एक हाथ में, उसी हाथ में फीता भी पकड़ता है नापने वाला, और वो उसको नापता हुआ ऐसे बराबर से चला जाता है। जैसे ये देखिए नाप रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक हाथ में इन्होंने पाइप पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में से वो बराबर करते हुए, लेवल करते हुए लेके सीधे चले आते हैं। तो ये कर्व लाइन नापने का तरीका होता है। जहाँ पे आपको चाहिए, मान लिया 7 मीटर चाहिए, तो 7 मीटर नाप के उन्होंने कैंची से काट के पाइप आपको दे दिया। ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट जो इधर से उधर जा रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है या रुका हुआ है, कोई चल रहा है या रुका है? कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप टाइम के हिसाब से देखेंगे कि किसी ने अपनी जगह बदली या नहीं। जैसे ऑब्जर्व करिए, एक बाइक यहाँ थी, 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँच गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइक चल रही है, मूवमेंट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और टाइम आपने क्या लिया? 1 सेकंड। तो मतलब टाइम से आपने कंपेयर कर दिया डिस्टेंस को, तो आपको पता चल गया कि मूवमेंट है भाई, जगह बदल रही है। ऐसे ही आप आधे घंटे पहले कुर्सी छोड़ के गए थे जहाँ पे पढ़ रहे थे, वो अभी तक वैसे ही वहाँ पे रखी है, अगर इसने किसी ने छेड़ा नहीं है तो उसको किसी ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट में थी। ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कुछ देर बाद वहाँ नहीं रहेगी, तो इसका मतलब वो मोशन कर रही है। मोशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके 4 मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 4 मोशन के बारे में। एक रेक्टिलिनियर, एक सर्कुलर, एक पीरियोडिक, और एक लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। ठीक है। इससे पहले एक एक्टिविटी है, मोशन के ऊपर ही है कि क्या है एक्टिविटी। एक सादा कागज़ लीजिए, उसके ऊपर एक जगह चीनी रख दीजिए यहाँ पे, और जो है चींटियों के आने का इंतज़ार करिए। जब चींटियाँ आएंगी तो जिस तरीके से वो आ रही हैं उसको जो है लाइन बनाते हुए जाइए, तो आपको पता चलेगा कि चींटियों का मोशन कैसा होता है। ये एक्टिविटी करने के बाद अब आगे आइए देखते हैं मोशन के बारे में। सबसे पहला वाला रेक्टिलिनियर मोशन, ये कैसा मोशन होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधे सीधे चल रहा है, इधर उधर मुड़ नहीं रहा है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में, जैसे कि आपके हाईवे पे कारें चलती हैं, बसें चलती हैं, सीधे सीधे चलती हैं, इधर उधर मुड़ थोड़ी ना जाती हैं, सीधे चलती हैं। हमारे जो जवान हैं वो सीधे परेड करते हुए चलते हैं। ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के। दूसरा आ जाइए आपका सर्कुलर मोशन। आपने बचपन में क्या किया होगा, एक धागे से एक ईंटे को बांधा, लेंगड़ बनाया, नचा रहे हैं, गोल गोल नाच रहा है वो कैसा है? सर्कुलर मोशन। देख के पता चल रहा है, जो चीज़ सर्कल में रोटेशन करे या मोशन करे उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए कोल्हू का बैल, ये कोल्हू के आसपास नाच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बैल सर्कुलर मोशन में है। ये बाल्टियाँ भी गोल गोल घूम रही हैं, पानी ऊपर से नीचे ला रही हैं, ये भी सर्कुलर मोशन में। पंखा चालू किया, स्विच दबाया,
पंखा घूमने लग गया, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये नॉर्थ डिटेक्टिंग कॉक, ये क्या कर रहा है, ये भी आपका सर्कुलर मोशन में इधर उधर घूमता रहता है। ये भी टेबल फैन भी आपका, ये कई एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन समझ में आने के बाद आइए चलते हैं पीरियोडिक मोशन पे। ऐसे मोशन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उन्हें पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि ये घड़ी, आपने घड़ी के नीचे पेंडुलम ये लटका हुआ देखा होगा, ये ऐसे लटका रहता है और ये कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, फिर कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। क्या है, बार बार एक ही चीज़ कर रहा है, इसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जहाँ से शुरू हुए बार बार वहीं पे आ रहे हैं। ऐसे गिटार के स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स सीधे सीधे रहते हैं, इनको आपने छेड़ दिया, ये वाइब्रेट करते हैं, फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। और ये घंटा, इसको आपने बजाया, कुछ देर बाद बजेगा टन 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 करते हुए, फिर सीधा हो जाएगा। तबले की आपकी देखिए स्किन ऊपर वाली, आपने इसको बजाया, ये वाइब्रेट हुई, फिर अपनी जगह पे आ गई। ये सब क्या है, ये सब पीरियोडिक मोशन है। ये जो स्विंग है, ये भी एक पीरियोडिक ही मोशन है। आपने धक्का दिया, वो फिर आ गया, आप कह रहा है फिर धक्का दो, फिर आ गया वही इसी जगह पे, फिर धक्का दिया, फिर आ गया। ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन। ये देखिए यहाँ सारे मोशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्विंग मशीन, सिलाई मशीन आपकी, इसमें क्या होती है, पहिया लगी हुई होती है जिसको आप नचाते हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। उसके बाद जो आपकी निडल है, ये सुई, ये क्या कर रही है, ये रेक्टिलिनियर मोशन तो कर ही रही है, एकदम सीधे सीधे जा रही है, और साथ में पीरियोडिक मोशन भी कर रही है, मतलब बार बार वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये समझ में आया, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। अब चलते हैं देखते हैं आपका रोटेशनल मोशन क्या होता है। एक गेंद आपने ली, उसको ज़मीन पर लुढ़का दिया, अब वो क्या है, वो सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, इसका मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। और सीधे जाते के साथ में वो घूम भी रही है, तो मतलब वो लुढ़कती हुई जा रही है, घूमती हुई जा रही है, तो वो रोटेशनल मोशन होता है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे, उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। तो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने हम लोगों ने पोजीशन चेंज होते हुए देखा टाइम के हिसाब से, तो हमने उसको मोशन का नाम दे दिया। ठीक है, और हम इसी के हिसाब से निकाल लेते हैं कौन फास्ट है कौन स्लो है। कछुए और खरगोश की रेस कर दीजिए, टाइम एक बराबर उनको दे दीजिए, कछुआ तेज़ निकल जाएगा, तो सॉरी वही कहानी बात पुरानी वाली याद आ रही। जो आपका खरगोश है वो तेज़ी से निकल जाएगा, कछुआ रह जाएगा। तो कौन फास्ट हुआ, खरगोश फास्ट हुआ। एक लिमिटेड टाइम दिया गया था उसको, उसके दौरान उसने कंप्लीट कर ली रेस। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ऐसा यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये सब क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइजेज आपकी अगली वीडियो में कवर हो जाएंगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।